दोस्तों नमस्कार। क्या ये देश खुले आसमान तले खुली राजनीति के लिए तैयार है? वैसी ही राजनीति जो एक वक्त महात्मा गांधी ने की थी, वैसी ही सोच जो आजादी के दिन भी पार्लियामेंट से कोसों दूर महात्मा गांधी एक बंद अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे। और वह उस चकाचौंध से दूर इसलिए थे क्योंकि उन्हें संसद के भीतर से इस देश की रोशनी दिखाई दे नहीं रही थी। यह अलग मसला है कि इस दौर में आजादी के 75 बरस बीत चुके हैं और पार्लियामेंट सत्ता का केंद्र है, इस देश में सियासत की धुरी है। लेकिन एक झटके में भारत की राजनीति में क्या इतना बड़ा बदलाव आ सकता है कि विपक्ष की राजनीति यह कहकर पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हो जाए कि दरअसल यह पार्लियामेंट तो सत्ता के लिए कॉफी शॉप है। यहां पर वो आराम तलबी करते हैं, अपने अनुकूल नियम कायदे बनाते हैं, विधेयक पास करवाते हैं और इस संसद में बहुमत जुटाने के लिए इस देश के इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट सबको इन्होंने मैनेज कर रखा है। क्या यह संभव है? क्या वाकई यह संभव है? जिस सोच को और जिस सोच के साथ जिस जिंदगी को महात्मा गांधी ने जिया, वो कोई 5 सितारा जीवन नहीं जी रहे थे। वो जानते थे इस देश की हकीकत भारत के उन गांवों में बसती है और उन गांवों से कोसों दूर भारत की संसद है, चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं। और ध्यान दीजिए, 1947 के बाद 1952 का चुनाव और 1952 से लेकर 2026 की स्थिति, यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित राहुल गांधी एक मैसेज बहुत साफ दे रहे हैं। इस देश में आप कोई भी चुनाव लड़ लीजिए, आपको हार मिलेगी। यानी राजनीति आप चुनाव जीतने के लिए अब करना भी चाहें तो भी आपको जीत मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने अपनी हथेली में दबोच रखा है। और इसीलिए सामने बैठे अपने सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनको वो ऑफर कर रहे हैं तरीके बदलने होंगे। मसला सिर्फ प्रतिरोध भर का नहीं है, मसला तो यह है क्या बीते 12 वर्षों में जो भी राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस ने किए या कहें विपक्ष ने किए या फिर इंडिया गठबंधन जब बना उसके बाद भारत की राजनीति में विपक्ष ने किया, और 2024 का चुनाव शायद उस माइलस्टोन की तर्ज पर है जिसमें यह देश सत्ता को बदलते हुए देख रहा था। और इस परिस्थिति के बीच भी 240 सीटों के साथ जब बीजेपी जीतती है, उसकी सरकार बनती है, उसके बाद के ताने बाने को लेकर पहली बार राहुल गांधी इस हकीकत को बयां करने से चूकते नहीं हैं। 2024 जीत सकते थे, हम मार्जिन पर खड़े थे। जिस इंडिया गठबंधन की सोच पैदा हुई थी, अगर वो बरकरार रहती, नीतीश कुमार साथ रहते। नीतीश कुमार साथ छोड़कर क्यों चले गए? कांग्रेस ने उन्हें दूर नहीं किया, खुद उन्होंने दूर नहीं किया। वो कौन नेता थे? उन नेताओं की अभी राजनीतिक हकीकत क्या है? उनकी अपनी राजनीतिक जमीन क्या उनको भी आने वाले वक्त में चुनाव जिता पाएगी? अब यह संभव ही नहीं है। यानी जिसे जरा भी इस देश की चुनावी राजनीति को लेकर संशय की स्थिति हो, किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 60%, वो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, परिस्थितियों को समझने की कोशिश अब क्या वाकई खुले आसमान तले एक नई राजनीति के साथ संभव है? आज इस बात का जिक्र इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी जिस राजनीति को साधना चाहते हैं, उस राजनीति में अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाना भी कोई फायदे वाला वक्त नहीं है और यह न्याय आपको नहीं दिला पाएगा। इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर जाकर अगर आप इस देश की उन परिस्थितियों को रखेंगे जिन परिस्थितियों से आपको लगता है कि लोकतंत्र चुरा लिया गया, वोट चोरी के बाद सीट चोरी की परिस्थिति आ गई, तो भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, अब जिस रास्ते विपक्ष को चलने का ऑफर राहुल गांधी दे रहे हैं, खुद उन्होंने ऐलान किया कि अब 4 दिन यानी 17 जून को कोटा में जो राजस्थान में आता है, 10 जुलाई को इलाहाबाद में, 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली में। वह उस कैंपेन की एक लिहाज से ऐसी शुरुआत है जो भारत की राजनीति को एक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में क्या ले जा पाएगी। आपके जहन में यह बात जरूर होगी, आज यह सवाल क्यों? 12 बरस से विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष क्या पारंपरिक राजनीति में फंस गया था या फिर वो यह मानकर चल रहा था कि दरअसल लोकतंत्र तो है
और लोकतंत्र के महतत लोकतंत्र को संभालने वाले इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो हर इंस्टीट्यूशन अपने तौर पर काम करेगा। लेकिन 12 साल जब बीत गए और एक के बाद एक परिस्थितियां सामने आ गई, तो पहली बार राहुल गांधी कहते हैं मैं समझ गया। अब आप भी समझ जाइए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए कि आपकी राजनीति चुनाव को लेकर और चुनावी जीत हासिल कर जनता के प्रतिनिधि के तौर पर पार्लियामेंट में बैठकर यह सोचने लगे कि कल आप कानून बनाएंगे, तो मौजूदा वक्त में कानून का राज तो है नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं। हमारी टीम इस पे काम कर रही थी कि आखिर ऐसी परिस्थिति आ क्यों गई, और जब हर हिस्से को टटोलना शुरू किया तो बाकी सारे सवाल यह सोचकर छोटे पड़ गए कि आखिर इससे पहले कोई इन बातों को पढ़ क्यों नहीं पा रहा था। मसलन बात आज सुप्रीम कोर्ट से शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट में राफेल का केस आया। राफेल को लेकर उसमें घूस, बढ़ी हुई कीमतें, अनिल अंबानी का जिक्र, तमाम चीजों का जिक्र हुआ। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? रकम नहीं बतलाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। शायद विपक्षी राजनीति को लगा सही हो सकता है सिक्योरिटी का मसला, और फिर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा क्यों ना किया जाए। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया गड़बड़ी हुई है, प्रतिबंध लगाइए, यह एक लिहाज से ब्लैक मनी वाला हिस्सा है, लेकिन हम इस पैसे को नहीं हाथ लगाएंगे, और कोई हाथ भी ना लगाए, जिसके पास चला गया वो चला गया। यानी फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की ऑथेंटिसिटी को कोई चैलेंज कर नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के आसरे जो राजनीति साधी गई इस देश के भीतर, कॉर्पोरेट का लेकर हो या फिर इस देश में पैसों को बांटकर सत्ता को अपने हाथ में दबोचने की चाहत हो, बात वही हो गई। पेगासस जासूसी सरकार कर रही थी, यहां तक कि उस सरकारी जासूसी के दायरे में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जिन औजारों का इस्तेमाल किया गया उस पर सरकार कह रही हम नहीं बताएंगे, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। बात फिर आई गई हो गई, और फिर किसी ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं किया। अगर इस पूरी परिस्थिति में अलग अलग इशू के जरिए सुप्रीम कोर्ट को आप परख रहे हैं, तो एक झटके में जरा सोचिए कि महाराष्ट्र के भीतर पॉलिटिकल पार्टी अगर टूटती है, शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है? फैसला वो कहते हैं कि राज्यपाल गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन बावजूद इसके जो सत्ता बन गई वो चलती रहेगी। वहां से छलांग मारकर आप जयंती इस दौर में मीनाक्षी नटराजन के केस पर आकर टिक जाइए। खुले तौर पर सबको पता है कि वो गड़बड़ी हुई, रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ी की, इलेक्शन कमीशन ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। अब आप क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला, चाहे वो ईवीएम का हो, चाहे एसआईआर का हो, अगर आप लेकर जाएंगे तो उसके कोई मतलब मायने नहीं निकलेंगे। अब आप न्याय के लिए कहां जाएंगे? इस देश में डेमोक्रेसी है इलेक्टोरल तरीके से, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी है, और इलेक्शन कमीशन जिसको बनाया ही गया कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज से, यहां के चुने हुए नुमाइंदों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ आप बातचीत कीजिए, उसने मना कर दिया। जब इच्छा हुई तब बात की, जब इच्छा हुई तब नोटिस थमा दिया, जब इच्छा हुई तब मीटिंग बुलाई, जब इच्छा हुई अपने अधिकारों का वर्णन करना शुरू कर दिया। यानी जनता के प्रतिनिधि और पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले और इस देश के इलेक्टोरल प्रोसेस में बड़ी भागीदारी नहीं, बल्कि उन्हीं के जरिए इस देश में चुनाव चल रहा है, राजनीतिक दलों के जरिए, उनके सामने एक शटर गिरा दिया गया इलेक्शन कमीशन के जरिए। अब आप किसी भी इशू को लेकर इलेक्शन कमीशन क्यों जाएंगे? जो लोग गए इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर, जो लोग गए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, वो कौन थे? वो किसके बिहाफ पर गए? वो कौन से वकील थे? वो कौन से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान देश में बनाने वाले वो कौन लोग थे जो हर चीज को, हर जगह दरवाजा खटखटा के एक नॉर्मल सिचुएशन ले आते थे कि देखिए ये डेमोक्रेसी तो यही है। यानी राजनीति और चुनाव, ये दोनों इस देश की उस पॉलिटिकल पार्टी की जमीन तले ही खिसक गया और सत्ता ने सब कुछ अपने अनुकूल बना लिया, हर जगह कुछ को खड़ा किया। वो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, वो सिविल लिबर्टी से जुड़ा हुआ कोई शख्स हो सकता है, कहीं पे संपादकों की टोली थी, कहीं पे पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स खड़े हो गए, कहीं पे पुराने दौर के सेना के अधिकारी खड़े हो गए और एक प्रोसेस में तमाम स्थिति को नॉर्मलाइज करने में लग गए। ईडी के भीतर क्या हो रहा था? ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ साफ दिखा दिए, हम दखल कैसे दें? डांट देते हैं ईडी को, लेकिन रोक नहीं सकते हैं ईडी को।
वो एक स्वायत्त संस्था है, इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है। उसी ईडी के भीतर पहली बार तमाम पूरे रिकॉर्ड टूट गए जब वहां पर जो चेयरमैन है ईडी का, उसको एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन दिया जाने लगा और सुप्रीम कोर्ट को आखिर आपत्ति करके जब पूछना पड़ा, महाराज किसी दूसरे को कर तो दीजिए, क्या एक ही व्यक्ति है? तो सरकार जागी, लेकिन फिर वही तौर तरीके सरकार नहीं नियुक्त किए। यही सरकार इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर रही है, यही ईडी का चेयरमैन नियुक्त कर रही है। और सीबीआई तो पुराना किस्सा है, जब तोता कहा गया था वो तो दूर की बात है। इसी सीबीआई दफ्तर में रात के 12 बजे इसी मोदी काल के वक्त में छापा किसने मरवाया? नेशनल सिक्योरिटी एनएसए डोभाल, उनकी मौजूदगी वहां क्यों थी? सीबीआई के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के भीतर कौन सा मुद्दा फंस गया था? वो कौन सी परिस्थिति थी? इस देश में सीएजी कोई रिपोर्ट ऐसी क्यों नहीं दे पाई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या उनके डिपार्टमेंट्स को लेकर, जो पार्लियामेंट में टेबल होता? 12 साल से कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। उसकी नियुक्ति भी पीएमओ के जरिए हो रही है। यानी इस देश के भीतर पॉलिटिकल औजार जो अलग अलग तरीके से इसलिए काम करते हैं क्योंकि चुनाव में वो मुद्दा बन सके, और चुनाव के तौर तरीके ही जब बतौर वोटर से लेकर बतौर सीट तक का मामला खुले तौर पर जनता के सामने आ गया, लोगों ने नजारा देख लिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लिए, इलेक्शन कमीशन की इशारों को समझ लिया, तो बचा क्या? यह पहली बार है कि इस देश में विपक्ष का नेता कह रहा है अब आप छोड़िए इन सब चीजों को। जो प्रतिरोध की राजनीति होती है उसके मतलब मायने ये होते हैं आपको खुले आसमान तले आना होगा, और उस खुले तले आसमान में जब आप खड़े होंगे तो आपकी राजनीति खुली हुई होगी, उसमें कोई पर्देदारी नहीं होगी, उसमें इशू जनता से जुड़े हुए होंगे। उस राजनीति को करते वक्त आप कोई नेता नहीं होंगे, बल्कि आप उस राजनीतिक जमीन को बनाने निकलेंगे जहां कल कोई भी नेता बन सकता है। यानी आपको अपनी पारंपरिक राजनीति छोड़नी होगी, पारंपरिक राजनीति के तौर तरीके छोड़ने होंगे, और सत्ता और सरकार को चिताना या टकराने की परिस्थिति जो अभी तक चुनावी परिस्थिति के साथ जुड़ती थी, अब वो अगर कुंद पड़ गई, बेकार हो गई, तो उसे भी आपको त्यागना होगा, छोड़ना होगा। इसके मतलब क्या है? और यह क्या एक ऐसा ऑफर है जिस ऑफर को पढ़ते सुनते हुए इस दौर में इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल अब समझ गए, तेजस्वी समझ गए। उन्हें तो 30 से 40% शक था चुनाव उनके हाथ से खींच लिया जाएगा। राहुल कहते हैं हमें 100% पता था। बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि हमें लग तो रहा था 50 से 60%, लेकिन ऐसा हो जाएगा नहीं पता था। राहुल कहते हैं 100% पता था। महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में उद्धव ठाकरे को 30-40% लगता तो था, लेकिन राहुल कहते हैं हमें 100% पता था। और अब आने वाले वक्त में कोई भी चुनाव हो, 2029 तक की लकीर खींच ली है, जिस दौर में आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने हैं, आपको पंजाब में चुनाव लड़ने हैं, आपको गोवा में चुनाव लड़ने हैं, आपको गुजरात में चुनाव लड़ने हैं, आपको हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने, हर जगह चुनाव जो भी लड़ने हैं वो रिजल्ट तय है पहले से। अब आप क्या करेंगे? महात्मा गांधी को भरोसा नहीं था भारत के उस पार्लियामेंट को लेकर जिस पार्लियामेंट के भीतर इस देश के नियम कायदे कानून बनते। वह तो आजादी के दिन भी पढ़ चुके थे, इसीलिए तो कोलकाता में एक इमारत में बंद अंधेरे कमरे में थे, और उस वक्त राजगोपालाचारी जब उनसे मिलने पहुंचे ये कहते हुए कि बापू आजादी का दिन है, रोशनी कर दूं क्या? बीबीसी और हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर पहुंचे, हमें एक इंटरव्यू तो दे दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने बिल्कुल मुंह सील कर लिया और कहा कुछ नहीं, और राजगोपालाचारी जी को कहा कि बिल्कुल नहीं, अंधेरा रहने दो, यह कोई आजादी के जश्न को मनाने का दिन नहीं है, यह आजादी नहीं है। वो इस बात को क्यों कह रहे थे? लेकिन महात्मा गांधी और मौजूदा वक्त की इस राजनीति को समझने के लिए आपको दोबारा से इसी खुले आसमान तले कुछ ऐसे ही खड़े होना होगा। महात्मा गांधी का जीवन सुरक्षा के दायरे में नहीं था। महात्मा गांधी जिन जगहों पर रहते थे, वो चाहे साबरमती याद कर लीजिए या वर्धा याद कर लीजिए, उनके आश्रम की आवाजाही लोगों के लिए खुली हुई थी। उनका अपना जीवन भी गाड़ी से नहीं गुजरता था, गाड़ियों का रेला नहीं था, कोई ऐसे बंदोबस्त भी नहीं थे जिस बंदोबस्त को लेकर कहते कि अच्छा महात्मा गांधी तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, बापू तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, और बापू खुद जनता के बीच पहुंच रहे थे। यानी उस दौर को अगर आप एक क्षण के लिए मौजूदा वक्त से जब तुलना करना शुरू करेंगे तो 3 सवाल आपके जहन में रेंगने लगेंगे। यह ठीक है महात्मा गांधी की राजनीति को अपना लिया, यह ठीक है कि पार्लियामेंट इस वक्त पार्लियामेंट की भूमिका में नहीं है, वो सत्ता के कॉफी शॉप में तब्दील हो चुकी है। यह सही है कि उसी संसद में बहुमत जुटाने के लिए इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को डिस्टर्ब किया जा चुका है। लेकिन उस दौर और इस दौर में एक बड़ा अंतर यह है कि इस दौर में भारत के उस थ्रेड को, उस ताने बाने को डिस्टर्ब किया गया है जिस ताने बाने के आश्रय भारत को आजादी मिली थी। यानी मौजूदा संकट बिल्कुल नए तरीके से
पार्लियामेंट के बाहर खुले आसमान तले पॉलिटिशियंस को खड़ा तो कर देगा, लेकिन क्या वो पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं होंगे? या उन्होंने जो इससे पहले करप्शन किया है, जो फाइल तैयार होके पीएमओ में पड़ी हुई होगी, क्या उस फाइल से वो डरते रहेंगे? या अपनी राजनीति को समझते हुए इस दौर में जनता के साथ इस तर्ज पर जुड़ेंगे कि आपकी जरूरतें जो भी हैं, उन जरूरतों के आसरे आप खुद उस राजनीति को मतना शुरू कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि क्षेत्र कोई भी हो, वो चेहरे खोजता है। भारत की राजनीति भी चेहरे खोजती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिस प्रतिरोध का जिक्र किया, जिस ओपन पॉलिटिक्स का जिक्र किया, विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को नए तरीके की राजनीति का जो ऑफर दिया, क्या इसमें खुद वह आने वाले वक्त में फिट बैठ पाएंगे? या कांग्रेस बहुत हौले हौले तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस तर्ज पर काम करती चली जाएगी कि आज नहीं कल बीजेपी हाफेगी, थकेगी, मोदी शाह की जोड़ी डगमगाएगी, टूटेगी, जनता के भीतर का आक्रोश सत्ता पर होगा, वो जब संघर्ष करने निकलेगी तो फिर एक झटके में सत्ता बदल जाएगी और उनके हाथ में सत्ता की चाबी आ जाएगी? क्या यह संभव है? और अगर यह संभव है तो फिर किसी राजनीति का कोई मतलब नहीं। या फिर राहुल गांधी दरअसल इस हकीकत को अब समझ चुके हैं कि 12 बरस उन्होंने तो बर्बाद कर दिए। जिन जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों को उठाकर जिस राजनीति को साधने की कोशिश की, वो मुद्दे उठे और ध्वस्त हो गए। उनको भी बार बार अपना ट्रैक बदलना पड़ा और राजनीतिक जीत इस दौर में नहीं मिली। तो फिर बचा क्या? शायद ये एक ऐसा सवाल है जो मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति को बदलने के लिए कुल बुला रहा है। वो जान रहा है कि एक ऐसी हकीकत भारत की राजनीति के सामने इस वक्त आकर खड़ी हो चुकी है, जिसमें अगर उसने कोई ऐसा प्रयास संसद के गलियारे से निकलकर इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की समझ को जनता के भीतर डेवलप नहीं किया, तो जो पूरे तौर तरीके हैं लोगों को हायर करने के, जो सरकार इस वक्त कर रही है, बहुत सारे आईएएस के रैंक के वैसे अधिकारी हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की। सरकार ने मान लिया, हस्ताक्षर हो गए, पीएमओ ने हरी झंडी दे दी, या इस क्षेत्र के लायक है, तो उसको एक झटके में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर लाकर बैठा दिया गया। किसी भी पन्ने में वो अपनी चिड़िया बैठाएगा, अपने हस्ताक्षर करेगा, वो कानून की शक्ल में चलने लगेंगे। यानी जिन व्यक्तियों को लेकर आया गया, उनकी पूरी ट्रेनिंग ही इस आधार पे उनको लाने से पहले हो गई, या उनको यह समझा दिया गया, आप जब ये सारे काम करेंगे तो आप इस देश के लिए काम कर रहे हैं। यानी वो इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, वह ईडी के डायरेक्टर हो, सीबीआई के डायरेक्टर हो, सीएजी हो, सीवीसी हो, या फिर न्यायपालिका के भीतर बैठे हुए क्या जजों की कतार भी इस राष्ट्र के लिए काम कर रही है? या एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें उनके काम निर्धारित हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो जनता को अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों की रक्षा कानून के राज में होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है? या मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने कहा हमारा सत्ता में बने रहना ही दरअसल इस देश हित में है और सभी देश हित में काम कर रहे हैं? तो एक सवाल आपके जहन में होगा, दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं है इस दौर में जो गलत काम कर भी रहा हो वो ये मानकर चल रहा है कि यही राष्ट्र हित है? यानी ज्ञानेश कुमार कोई अलग नहीं सोच रहे, इससे पहले राजीव कुमार कुछ ये ना सोच पा रहे हो कि दरअसल चुनाव का मतलब क्या होता है, वोट का मतलब क्या होता है, ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों का मतलब क्या होता है। जैसे अभी एसआईआर में लाखों वोट कट रहे हैं, तो इसके मतलब अलग अलग राज्यों में क्या होंगे? इन सब से अगर आपने अपने आप को दरकिनार कर लिया तो एक क्षण के लिए लौटिए फिर उस स्थिति में। अगर विपक्ष की पूरी राजनीति राहुल जिस रास्ते अब ले जाना चाहते हैं, अगर वो चल पड़ी, तो क्या पीएमओ में इसी बात को लेकर खलबली है? एक डर है, क्योंकि जिस राजनीति को वो करते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होती है, ये मैसेज पीएमओ देती रही और लगातार दे रही है। विपक्ष कहता है ये डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, बावजूद इसके उसी सेटअप के भीतर वो संघर्ष करते हुए राजनीति करता है। पहली बार राहुल गांधी कह रहे हैं उसको हटिए, छोड़िए, अब आप वहां से निकलिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। इस देश के वो इंस्टीट्यूशन जो जांच एजेंसी हैं, पता है कि वो सब कुछ वक्त जाहिर करने के लिए फंसा रहे हैं। आप डरेंगे, हिचकेंगे, आपके अनुकूल चीजें नहीं होंगी। रोज जाकर टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ जाएंगे और अपनी बात कहने लगेंगे, तो उसके कोई अर्थ निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां तो स्क्रीन पर बैठा हुआ शख्स या फिर मीडिया इंस्टीट्यूशन भी उसी सरकार पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि उनका अपना बिजनेस मॉडल सरकार के बिजनेस में जाकर साथ खड़ा हो गया है।
डिपेंडेंसी जब हर इंस्टीट्यूशन की ऐसी हो जाए तो अगला सवाल क्रेडिबिलिटी का होता है। और ध्यान दीजिए, इस दौर में संपादकों की क्रेडिबिलिटी बची क्या, जजेस की क्रेडिबिलिटी बची क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी बची क्या, ईडी चीफ की क्रेडिबिलिटी बची क्या, सीबीआई डायरेक्टर की क्रेडिबिलिटी बची क्या, होते होते बात आ जाएगी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की क्रेडिबिलिटी बची क्या, मेडिकल इंस्टीट्यूशन चलाने वाले बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन के मालिकों की क्रेडिबिलिटी क्या है। एक ऐसा तरीका आपके सामने आएगा जहां पर आखिरी सवाल उसी बात का आएगा, क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब पूरी इस राजनीति को बदलने के लिए एक ऐसे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में हर किसी को साथ चलना होगा। और सत्ता घबरा रही है, अगर सब एक साथ चल पड़े तो उनका कॉफी हाउस, जिसका नाम मौजूदा वक्त में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और पार्लियामेंट कहते हैं, वह भी दरअसल कुंद हो जाएगा। यानी मौजूदा सत्ता ने इस देश के हर व्यक्ति, हर ताकतवर शख्स की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। विपक्ष की इस राजनीति को राहुल जी से साधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश की जनता की क्रेडिबिलिटी सामने उभर कर आ जाए और नेता उसके पीछे खड़ा हुआ नजर आए और मुद्दे खुद ब खुद एक नई राजनीतिक जमीन को बनाने की कोशिश करें। जाहिर है पीएमओ की धड़कनें बढ़ेंगी, लेकिन आखिरी सवाल आपके जहन में जरूर होगा, क्या वो तमाम छत्रप, क्या वो तमाम विपक्ष के नेता, यहां तक कि कांग्रेस के भीतर भी वो तमाम नेता जो एक दौर में सत्ता की ताकत को देख चुके हैं, उसका पूरा उपयोग और उपभोग कर चुके हैं, वो क्या इस लाइन में शामिल होंगे, या सभी मिलकर राहुल गांधी को ही खारिज करने की स्थिति में इस देश को खड़ा कर देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।